है आप सभी लोग का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर अपना सेशन हम लोग लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं पेपर 1, 2, 3 जीएस का जो है उसके मेंस के कंटेंट से, जो कि यूपीपीएससी का जो मेंस आपका 2021 का, उसके लिए क्विक रिवीजन 20 डेज की सीरीज संचालित हो रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। शुरू करेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है आज का हम लोग का पर्यावरणीय इकोलॉजी और इन्वायरमेंट वाला जो टॉपिक है जीएस पेपर 3 का, उस पर आज चर्चा इसमें करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है। मैंने एमए किया है लोक प्रशासन विषय, साथ में एलएलबी हूँ। 4 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा क्रम में वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन, प्रिंस पॉइंट ऑफ से पॉलिटी और करंट अफेयर का सेशन आप लोग लेकर आता हूँ। अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड मेरा कोड PS10 यूज करके आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यूपीपीएससी मेंस 2021 के आंसर लेखन प्रोग्राम को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आज हम लोग का जैव विविधता। तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट का जो सिलेबस दिया हुआ है हम लोग का पेपर 3 में, उससे जुड़े हुए सभी पहलू को एक सिंगल क्लास में समेटने की कोशिश कर रहा हूं। और ये अगर आप कर लेते हो तो यहाँ से जो बेसिक सिलेबस है, देखिए 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट वाले में पेपर 3 में जो आता है ये टॉपिक। इसमें एक क्वेश्चन आता है परंपरागत और एक क्वेश्चन आता है करंट से रिलेटेड। ठीक है, तो करंट से रिलेटेड कॉप 26 की संभावना है, मुझे आ सकता है वो। बाकी और भी है, नेट जीरो पर सवाल आ सकता है, और एक जो है परंपरागत आ सकता है। तो उसको भी जो है हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी में। तो सबसे पहले जानते हैं जैव विविधता होती क्या है। जैव विविधता पृथ्वी पर समग्र रूप से या किसी क्षेत्र विशेष में जीव जंतुओं वनस्पतियों के विभिन्न प्रकारों की समग्रता को कहते हैं। मतलब एक निश्चित क्षेत्र में, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वनस्पति जब समग्र रूप से एक साथ रहते हैं तो इस प्रकार की जो कंडीशन होती है वो जैव विविधता को दर्शाती है। ठीक है, जो विभिन्न जीवों के परस्पर अंतर संबंध से निर्धारित होती है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रहते हैं, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। मतलब एक पौधा जो है हो सकता है किसी जीव का भोजन हो, वो जीव किसी दूसरे का भोजन हो, ये अंतर संबंधित होते हैं। और ये प्राकृतिक प्रदत्त जैव संसाधन होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल जैव संसाधन की भूमिका भी निभाते हैं, जिनका उपयोग मानव भी विभिन्न जैविक आवश्यकताओं के लिए करता था। हम बहुत सारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं, पेड़ पौधों से, बहुत सारे जानवरों का भी इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं और ये परस्पर मिलकर सभी जो है जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। और जैव विविधता जो होती है ना, किसी भी परिस्थिति के लिए संतुलन जो है बनाए रखती है। यानी कि जैव विविधता अनिवार्य पक्ष होता है अगर हम किसी भौगोलिक दिशा की बात करते हैं तो डेफिनेशन हो गई। देखिए, जैव विविधता शब्द का जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम E.O. विल्सन ने किया था। ठीक है, जैव विविधता का सर्वप्रथम प्रयोग जो है E.O. विल्सन द्वारा किया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रकार कि जैव विविधता के कितने प्रकार हैं, किस किस की स्थिति में क्या क्या है, क्योंकि मेंस में आपको सीधे क्वेश्चन पूछता है जैव विविधता को परिभाषित करते हुए इनके प्रकारों पर प्रकाश डालिए। सेशन को लाइक शेयर प्लीज सभी लोग जरूर कर दीजिए। तो जैव विविधता के 3 प्रकार है हमारे यहाँ। ठीक है, 3 प्रकार कौन कौन से। पहला है प्रजातीय जैव विविधता। प्रजातीय जैव विविधता, प्रजातीय जैव विविधता के अंतर्गत विभिन्न प्रजातियों के जीवों का अध्ययन किया जाता है। प्रजातियों की संख्या अधिक होने पर यह जीवों की अधिकता को बताता है और यह संख्यात्मक होता है। इसे व्यक्त करने के लिए र शब्द यह सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं, या इसको अल्फा बीटा गामा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो पहली हो गई प्रजातीय जैव विविधता। इसको आप अल्फा के लेके चलिए, ये गलत हो गया। अल्फा, अल्फा का साइन है ये अल्फा। जो प्रजातीय जैव विविधता होती है उसे अल्फा से डिनोट करते हैं और ये संख्यात्मक होती, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये संख्या बताती है कि प्रजातियों की जैव विविधता की संख्या, विभिन्न प्रजातियों की जीवों का अध्ययन किया जाता है और उसमें संख्या पर जोर दिया जाता है, किसकी कितनी संख्या है। पहली हो गई प्रजातीय जैव विविधता। दूसरी है आनुवांशिक जैव विविधता। इसके अंतर्गत किसी प्रजाति विशेष के जीन संरचना में सीमित परिवर्तन के कारण उप प्रजातियों के रूप में पाई जाने वाली विविधता है। मतलब कि एक मूल स्पीसीज से निकलकर विभिन्न प्रकार की जो उपजातियां बनती हैं वो इसके अंतर्गत, उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, और साथ साथ मूल जातियों का नहीं, इसमें जो उन मूल जातियों से बनी हुई उपजातियां हैं उनमें किस प्रकार की विविधता है, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है जैव विविधता का, आनुवांशिक जैव विविधता के अंतर्गत। ये किसी जीव की कई उप प्रजातियां होती हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बंदर और गोरिल्ला, मनुष्य, ये सब क्या एक प्रजाति से है। इसी तरीके से बिल्ली,
तेंदुआ, ये सब हल्के हल्के परिवर्तनों के साथ एक ही प्रजाति से निकली हुई उप प्रजातियां। तो इनके अध्ययन जो कहलाता है वो आनुवंशिक जैव विविधता कहलाता है। तब उसके अस्तित्व बने रहने की संभावना अधिक होती है जब अधिक जीव प्रजातियां होती है। अगर किसी जैसे डायनासोर की उप प्रजातियां नहीं थी, मतलब एक ही दो तीन थी, उसी में वो पूरा अपना करते थे, और एक साथ ही जब आफत आई तो सारे की सारी प्रजातियां उनकी नष्ट हो गई। ठीक है, मैमल्स से आपको पता है कि चूहा चूहे से सारी चीजें कन्वर्ट हुई हैं, बहुत सारा कंसेप्ट है उसके पीछे, नहीं जाना उतना हम लोग को। तो कुल मिला के उप प्रजातियों का अध्ययन या उनके विविधता का अध्ययन इसमें किया जाता है, इसे बीटा सूचक द्वारा व्यक्त किया जाता है। दूसरा हो गया आनुवांशिक जैव विविधता। तीसरी है हम लोग की पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता। पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता, विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के कारण, विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के कारण पाई जाने वाली विविधता को पारिस्थितिकीय तंत्र जैव विविधता कहते हैं। मतलब एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रकार के, दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में दूसरे प्रकार के, तो कई सारे पारिस्थितिकी तंत्र के बीच की जैव विविधता के अध्ययन को पारिस्थितिकीय तंत्र जैव विविधता कहते हैं। जिस प्रदेश में पारिस्थितिकीय तंत्र की विविधता अधिक होती है वहां जैव विविधता पर्याप्त होती है, जैसे कि वेस्टर्न घाट। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजाति एवं आनुवांशिक दोनों जैव विविधता पाई जाती है। जो इसमें जो हम लोगों ने पहला अल्फा बीटा वाला जो देखा है, अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर जो पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता, यहाँ पे प्रजाति वाली और आनुवांशिक जैव विविधता दोनों ही विद्यमान होगी। और इसे जो हम लोग है गामा से क्या करते हैं, सूचक या गामा से सूचित करते हैं। तो एक बार फटाक से देखिए तीनों की हेडिंग, प्रजातीय जैव विविधता अल्फा, आनुवांशिक जैव विविधता बीटा, और पारिस्थितिकी जैव विविधता गामा। ये तीन प्रकार है हम लोग के जैव विविधता के। अब क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकार के साथ महत्व भी बताइएगा, 12 नंबर पूछता है। तो जब अगर ऐसे आता क्वेश्चन कि जैव विविधता को परिभाषित करते हुए उनके प्रकारों पर प्रकाश डालिए, साथ में उनके महत्व को भी इंगित कीजिए, तो क्वेश्चन हो गया 4 4 4, 12 नंबर में आपका हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो महत्व क्या है हमारे जैव विविधता का, सो देख लेते हैं हम लोग। पारिस्थितिकी तंत्र तंत्र में स्थिरता एवं संतुलन इससे बना रहता है। अगर जैव विविधता का ह्रास होता है तो क्या होता है, पारिस्थितिकी संतुलन में जो है डिस्टर्बेंस पैदा होता है, और जो है कहीं ना कहीं प्रजातियों के विनाश का कारण भी बन जाता है। एक अगर मान लीजिए जैव विविधता में, जैसे मान लीजिए कि हम तो क्या कहते हैं शाकाहारी मांसाहारी दोनों, कुछ जानवर मान लीजिए ऐसे हैं जो सिर्फ शाकाहारी हैं, और जैसे ही धीरे धीरे जंगल वन कम हो रहे थे, क्या उनकी संख्या भी धीरे धीरे कम होती चली जा रही, जैसे कि जिराफ। जैविक संसाधनों की उपलब्धता, इसके माध्यम से हमें क्या मिलता है, जैविक संसाधन मिलते हैं। मछलियां हो गई, प्रवाल हो गए, उनसे मेडिसिन बनाते हैं। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में काम आता है। तो दूसरी क्या है, जैविक संसाधनों में महत्व। तीसरा है मानव के लिए खाद्य सहित विभिन्न जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। हम जो है शाकाहार मांसाहार दोनों प्रकार के मनुष्य हैं पृथ्वी पर। तो एक जो है, जो हमारे यहाँ पे खाद्य की उपलब्धता जैसे धीरे धीरे कम होती चली जा रही पृथ्वी पर, क्योंकि जनसंख्या विस्तार हो रहा, तो कृषि भूमि पर क्या हो रहा, मानव आवास बनते चले जा रहे हैं। ऐसी दशा में जो सी फूड्स हैं और ये जो नॉनवेज है, ये क्या हो सकता है, एक खाद्य सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है इनका। जैसे कि जनजातीय क्षेत्रों में आप जाकर देखोगे तो वहां की जो जैव विविधता है, उनका जो कल्चर है एक अलग तरीके का है। तो इस महत्व को भी बनाए रखने में जैव विविधता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सौंदर्यात्मक महत्व कैसे, बहुत सारे प्रवाल शैवाल का इस्तेमाल जो है कॉस्मेटिक्स उद्योग में किया जाता है, तो इसलिए भी इसका महत्व है। पारिस्थितिकीय पर्यटन का आधार बनते हैं, जैसे प्रवाल भित्तियां हैं, जैसे आपका लक्षद्वीप वाला है। ठीक है, मालदीव जाते हैं आप, लक्षद्वीप जाते हो, अंडमान निकोबार, तो यहाँ प्रवाल भित्तियों की वजह से पर्यटन में भी काफी झापा देखने को आपको मिलता है। ठीक, तो ये जैव विविधता के महत्व है। इतना ही डालना होता है, नंबर में कितना डालोगे। अब अगला कंसेप्ट है हमारा जैव विविधता हॉटस्पॉट, यानी जैव विविधता प्रखर स्थल। ये भी सीधे क्वेश्चन पूछता है क्या होते हैं और इनके महत्व के बारे में बताइए। ठीक है, तो जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मेयर्स ने किया था। ठीक है, पृथ्वी पर स्थित ऐसे क्षेत्र जहां प्राकृतिक रूप से जैव विविधता पाई जाती है और जैव संसाधनों में समृद्धि हो, और उन्हें क्या कहा जाता है, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं। मतलब एक ऐसी जगह, निश्चित जगह, भौगोलिक क्षेत्र जहां पर जैव विविधता प्राकृतिक रूप से भरपूर मात्रा में पाई जाती हो, इस तरीके की जगहों को क्या कहते हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट। जैसे वेस्टर्न घाट और पूर्वी हिमालय। ठीक है, उत्तर भारत की अगर बात की जाए
तो जैव विविधता, उसे जैव विविधता हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्रों को कहते हैं। वर्तमान में 35 जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। इसके लिए 2 मानक निर्धारित किए गए हैं। 2 मानक निर्धारित हैं किस चीज के लिए? किसी क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाए ना माना जाए, इसके लिए क्या मानक है? 2 मानक निर्धारित किए गए। कौन कौन से हैं? पहला मानक है न्यूनतम 15% प्रजातियां क्या होनी चाहिए? स्थानीय होनी चाहिए, यानी कहीं से आयातित नहीं होनी चाहिए, वही की होनी चाहिए। जैसे कि वेस्टर्न घाट की जो तितलियां हैं, वेस्टर्न घाट के सांप, मेढक, जो वहीं पे पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते, यानी कहीं से उनको वहां पे लाया नहीं गया, स्थानिक होती हैं। और दूसरी शर्त क्या होती है जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित होने के लिए? 70% जैव प्रजातियां विलुप्त हो गई हों या विलुप्त होने के कगार पे हों, उनको ही जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया जाता है। उसके माध्यम से क्या होता है? 2 चीजें होती हैं। एक तो उनका संरक्षण होने लगता है और साथ साथ में उस पर जो है सरकार विशेष नजर अपनी बनाए रखती है। 2 तरीके हैं किस चीज के लिए? जैव विविधता को नापने के लिए, ठीक है। अरे जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए पहला है 15% प्रजातियां क्या होनी चाहिए? स्थानीय होनी चाहिए। और 70% जैव प्रजातियां विलुप्त हो गई हों या विलुप्त होने के कगार पर। ये दोनों शर्तें होती हैं। ये 2 शर्तें पूरी करने वाला कोई भी क्षेत्र जो जैव विविधता से भरपूर है, उसे हॉटस्पॉट घोषित किया जा सकता है। अगर हम भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात करें तो वैसे तो मोटे मोटे तौर पर पूर्वी हिमालय का और पश्चिमी घाट माना जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा विस्तृत रूप में देखेंगे तो इसके 4 है। पहला है हिमालयी पर्वतीय प्रदेश जैव विविधता हॉटस्पॉट, दूसरा है पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट, तीसरा है त्रिपुरा, मिजोरम, म्यांमार जैव विविधता हॉटस्पॉट, और चौथा है आपका सुंडालैंड, ठीक है। सुंडालैंड इसको माना जाता है, लेकिन 3 को प्रमुख रूप से देखा जाता है। तो ये हो गए मेनली। अगर आप ये सब भूल जा रहे तो आप बस इतना याद रखना, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, अगर सब भूल जाए तो इतना याद रखना कि 2 हैं बस, ठीक है। उन्हीं के बाकी सब क्षेत्रवार फैला हुआ है, 2 हैं, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट। हॉट स्पॉट, सॉरी हॉप स्पॉट एक अलग कंसेप्ट है, हॉट स्पॉट से हटके कभी आपसे वो पूछा जाए, हॉप स्पॉट जो है वो क्या है? जहां पर भविष्य जो समुद्री क्षेत्र के हॉट स्पॉट होते हैं उनको बेसिकली इसके अंतर्गत रखा जाता है, और भविष्य में ये हॉट स्पॉट भी बदल सकते हैं और यहाँ पर संभावना रहती है एक क्षेत्र विस्तार की। तो समुद्री क्षेत्र में स्थित जैव विविधता के क्षेत्रों को जैव विविधता हॉप स्पॉट कहा जाता है। जो समुद्र में जैव हॉट स्पॉट जो होते हैं उनको हॉप स्पॉट के नाम से जानते हो, इंग्लिश में शब्द है हॉप स्पॉट, ठीक। तो समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। विश्व में जो इनकी संख्या है वो 50 है, और भारत में 2 होप स्पॉट हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है लक्षद्वीप द्वीप समूह, ठीक। तो भारत में 2 होप स्पॉट हैं। पूरे विश्व की बात करें तो 50 हैं। तो इनको जो समुद्र में जैव विविधता का जो क्षेत्र होता है, प्रचुर मात्रा में समुद्री क्षेत्र में जहां जैव विविधता पाई जाती है, उनको हॉप स्पॉट के नाम से जाना जाता है। तो हॉट स्पॉट और हॉप स्पॉट में अगर अंतर आ गया इसको स्पष्ट भी कर दीजिएगा और मेंशन भी कर दीजिएगा। अगर हॉट स्पॉट पे ही सवाल आए तब भी कहीं स्टार बना के पॉइंट करा के आप मेंस में उत्तर में मेंशन कर देंगे, तो कहीं ना कहीं आपका उत्तर जो है लोगों से अलग हो जाएगा। जैव विविधता के क्षेत्र या जैविक आवास ये क्या होते हैं, इनकी संकल्पना भी सवाल जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। कौन कौन से क्षेत्र हैं जो जैव विविधता से भरपूर माने जाते हैं, या इनके अंतर्गत किन किन चीजों को शामिल किया जाता है, इसको भी हम लोग देख सकते हैं। पहला है इसमें वनीय क्षेत्र, दूसरा है आर्द्र भूमियां, तीसरा मैंग्रोव क्षेत्र, और दूसरा है आपका चौथा है आपका प्रवाल संरचना। ये 4 जो डिसाइडेड भूमियां हैं या क्षेत्र हैं, इनको जो है माना जाता है जैव विविधता के क्षेत्र या जैविक रूप से ऐसी संरचना जो किसी न किसी जो जीव जंतुओं का आवास होती है। तो ये 4 क्षेत्रों में इसका वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले देखेंगे वनीय क्षेत्र। हम लोग विश्व में 31% भाग पर वन है। जैव विविधता के सबसे बड़े और प्रमुख क्षेत्र यही है। विश्व में वनों के प्रकार जो है निम्न प्रकार के हैं, इनका नाम बस देख लीजिए, याद करके लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, उष्ण मानसूनी पतझड़ वन, शीतोष्ण कोरधारी वन, भूमध्य सागरीय वन, ये 3-4 आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। दूसरा है आर्द्र भूमि। इस बार आर्द्र भूमि इंपॉर्टेंट है, इस बार आर्द्र भूमि सवाल स्वतंत्र रूप से भी आ सकता है कि आर्द्र भूमि क्या है। उत्तर प्रदेश की आर्द्र भूमियों पर चर्चा की, तो उत्तर प्रदेश वाली आर्द्र भूमि का मैंने यूपी वाले क्लास में करा दिया था, और यहां पर आप जानिए आर्द्र भूमि किसको कहते हैं, कैसे आर्द्र भूमि
होता है। तो बहुत सारे आर्द्र भूमियां उत्तर भारत में इस बार 2020-21 में काफी जगहों को आर्द्र भूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो स्वतंत्र सवाल भी आ सकता है, तो करंट वाले सेक्शन से आप लोग इसको जरूर देख के जाइएगा इस बार। पहले हम लोग देख लेते हैं होता क्या है। पृथ्वी पर स्थित ऐसे क्षेत्र जहां स्थायी या अस्थायी रूप से जल जमाव हो, स्थायी या अस्थायी दोनों चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि परमानेंट। अगर मान लीजिए बरसात के समय में ही जल जमा हो जाता है, तो ऐसे क्षेत्र को भी आर्द्र भूमि के रूप में घोषित किया जा सकता है, उसे आर्द्र भूमि कहते हैं। ऐसे क्षेत्रों में मृदा में नमी हमेशा जो है बनी रहती है। एक तरीके से ये जो होता है ना, स्पंज का काम करते हैं, स्पंज का काम करते हैं इस संदर्भ में, पानी को सोखने में, यानी कि भौम जल स्तर को बढ़ाने में। इसलिए तो आर्द्र भूमियों पर लगातार जो है वैश्विक स्तर पर बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि भौम जल का स्तर लगातार हर देश में कम होता चला। एक बार सेशन को लाइक और शेयर प्लीज सभी लोग जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो मृदा में हमेशा नमी बनी रहती है। आर्द्र भूमि पर्यावरणीय महत्व के समझे जाते हैं। इसके संरक्षण के लिए 1971 में ईरान के रामसर में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे रामसर संधि के नाम से जाना जाता है। भारत भी इसमें शामिल है और इसके लिए मानक तय किए गए हैं कि किस आधार पर किसी क्षेत्र को आर्द्र भूमि कहा जाएगा, जिसे रामसर मानक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो रामसर मानक के नाम से जाना जाता है। ये हो गया आर्द्र भूमि की परिभाषा। इसके अनुसार रामसर संधि के अनुसार या रामसर मानक के अनुसार स्थायी या अस्थायी से जल जमाव वाले किसी भी भूमि को आर्द्र भूमि के अंतर्गत रखा जा सकता है, ठीक। इसमें नमी वाले कृषि भूमि क्षेत्र, खेत, तालाब, प्राकृतिक गड्ढे, झील, कृत्रिम झील, बांध, नदी, लैगून, पीट या दलदली मृदा, सागरों के ऐसे क्षेत्र आते हैं जहां अधिकतम 6 मीटर तक सागरीय जल रहता हो। ये सभी को क्या है, आर्द्र भूमि के अंतर्गत डिफाइन किया जा सकता है, ठीक। तो इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ऐसा नहीं समझिए कि कोई दलदल का क्षेत्र होगा वही आर्द्र भूमि होगा। इस तरीके के किसी भी क्षेत्र को जो है आर्द्र भूमि के अंतर्गत रखा जा सकता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा एक बार, इसका मैंने बताया, एक बार फिर से फटाफट देख लीजिए। कृषि नमी वाले क्षेत्र, जहां पर कृषि के अंतर्गत जो है कुछ जो जलमग्न खेती होती है, ऐसे जगह हो। धान के खेत, अगर कंटिन्यूस वहां पर लगातार धान की खेती हो रही किसी क्षेत्र में। तालाब जो सूखता ना हो या सूख जाता तो लेकिन बरसात में भर जाता हो, ऐसे क्षेत्रों को भी वो कह सकते हैं। प्राकृतिक गड्ढे, कुछ ऐसे नेचुरल गड्ढे भी पाए जाते हैं जिसमें हमेशा थोड़ा सा पानी जमा ही हुआ रहता है। झील, कृत्रिम झील, बांध, नदी, लैगून, पीट या दलदली मृदा, और सागर के ऐसे क्षेत्र जहां पर 6 मीटर तक सागर जल रहता हो, ऐसे सभी क्षेत्रों को आर्द्र भूमि के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। ये कौन कह रहा है, ये कह रहा रामसर मानक, ठीक। इसको आप लोग लिख दीजिए तो नंबर आ जाएगा अच्छे से। भारत में आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत 604 आर्द्र भूमियों की पहचान की गई है, जिसमें 26, इसको संख्या को बदल दीजिए, अब जो है भारत में 49, कितने 49 रामसर दर्जा प्राप्त स्थल हो चुके हैं। ध्यान रखिए, इसको अपडेट कर लीजिएगा, इसमें नहीं, 49 टोटल भारत में रामसर साइट्स अब हैं वर्तमान, ठीक है। इसे रामसर साइट्स या रामसर स्थल के नाम से जानते हैं। उड़ीसा का चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, और कनाडा की मॉड आइलैंड विश्व की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि। कहाँ की, कनाडा की मड या मॉड आइलैंड के नाम से जाना जाता है, कनाडा में अवस्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल के रूप में जाना जाता है। भारत के कौन सा है, चिल्का झील सबसे बड़ा आर्द्र भूमि, ठीक। ये आर्द्र भूमि के संदर्भ में टिप्पणी अगर आ जाता है तो आप लोग लिख सकते हैं, और इसके साथ करंट में अपडेट कर सकते हैं आप लोग। यूपी में अब जो है 10 रामसर स्थल हो चुके हैं, 10 हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। टोटल इसको भी अपडेट कर सकते हैं, अगर नाम याद आ जाए तो नाम भी लिख दीजिएगा जो नए वाले हुए 2020-21 में बने हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें अनअकैडमी ऐप पर कैसे आना है। सबसे पहले प्ले स्टोर से आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपना मोबाइल नंबर डाल खुद को रजिस्टर करना है। सर्च गोल में आपको सर्च करना है यूपीपीएससी एंड यूपीपीएससी। आपको फ्री क्लासेस और टेस्ट सीरीज दिखाई देने लगेंगे अनअकैडमी पर। इन फ्री क्लासेस और टेस्ट सीरीज को अनलॉक करने के लिए आप मेरा कोड PS10 यूज करके 10% डिस्काउंट जो है प्राप्त कर सकते हैं, साथ साथ फ्री क्लासेस को अनलॉक भी कर सकते हैं कोड के माध्यम से। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो कभी भी कहीं भी रिकॉर्डेड लाइव सेशन देखने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी बेस्ट एजुकेटर से जुड़ने का, एक्सेस मल्टीपल कोर्सेज, स्ट्रक्चर पेडागॉजी एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार,
स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस, अनलिमिटेड क्विजेस, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में और मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलते हैं। अनअकैडमी का स्टोर जो है 12 मार्च से खोला जा चुका ऑफलाइन स्टोर है ये एड्रेस है 30 पूसा रोड, ओल्ड राजेंद्र नगर। यहाँ पे जाके आप अपनी जो है क्वेरीज ले सकते हैं, एडमिशन से रिलेटेड बेस्ट ऑफर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपसे यहाँ पे एजुकेटर कोड पूछा जाता है तो आप मेरा रेफर कोड भी कर सकते हैं PS10, आपको वर्तमान में जो ऑफर होगा सारे सारे डिस्काउंट सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आगे बढ़ने से देखिए क्वेश्चन सिर्फ आर्द्र भूमि पे नहीं आएगा, सीधे आएगा तो आर्द्र भूमि को परिभाषित करते हुए उनके महत्व पर जो है चर्चा कीजिए, इस तरीके से ही आएगा। महत्व जरूर पूछता है आर्द्र भूमि का, क्योंकि बिना महत्व के ये सब चीजें हैं नहीं, तो महत्व जो है जरूर जुड़ा रहता है। ठीक, तो क्या क्या महत्व है इसको देखते हैं हम लोग फटाफट एक बार। चलिए, आर्द्र भूमि का महत्व। प्रमुख जैविक आवास और जैव विविधता का क्षेत्र जहां विशिष्ट दुर्लभ प्रजातियां मिलती है। ठीक है, पहला पहला क्यों प्रमुख है ये? प्रमुख जैविक आवास और जैव विविधता का क्षेत्र जहां विशिष्ट प्रजातियां मिलती हैं। पहला महत्व हो गया प्रमुख जैविक आवास और जैव विविधता का क्षेत्र जहां विशिष्ट दुर्लभ प्रजातियां मिलती हैं। दूसरा महत्व पारिस्थितिकी संतुलन व स्वयं स्थिरता को बनाए रखने में। जरा होल्ड कीजिएगा। चलिए, तो क्या बात हुई? पहला तो है जैविक आवास उपलब्ध कराता है इसके जो यहाँ पे रहने वाले छोटे जीव जंतु होते हैं। जैव विविधता को बनाए रखता है, दुर्लभ प्रजातियों की रक्षा के लिए एक क्षेत्र होता है। दूसरा देखा हमने पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखता है, जैसे मैंने बताया कि ये भौम जल स्तर को बनाए रखता है, साथ साथ उसकी स्थिरता को भी बनाए रखने में सहायक होता है। प्राकृतिक रूप से जल का प्रमुख आवास होता है, ताजे जल का, और यह जल को भंडारित तथा सुरक्षित भी रखता है। ठीक, जैसा मैंने बताया कि स्पंज के रूप में ये कार्य करता है। चौथा महत्व क्या है? बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाव करता है। जब बाढ़ का पानी आता है तो ये जो है जल को सोख लेता है बहुत सारे, और जो बाढ़ का विविधता होती है वो कई मात्रा तक कम हो जाती है। समुद्र तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पतियों का प्रमुख केंद्र जिसका व्यापक पारिस्थितिकीय महत्व है। समुद्र तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पतियों का प्रमुख केंद्र होते हैं। ऐसे ही क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पतियां जो है आसानी से उगती हैं, और आपको पता है मैंग्रोव वनस्पति अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, तो उनका जो है व्यापक पारिस्थितिकीय और सौंदर्यात्मक और मेडिसिन के रूप में भी काफी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी क्षेत्रों में, ऐसे दलदली क्षेत्रों में ही आपको अमूमन मैंग्रोव वनस्पतियां देखने को मिलती है। समुद्री तूफानों, चक्रवातों, लहरों और सुनामी लहरों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा अवरोध के रूप में भी ये कार्य करती है, क्योंकि ऐसे ही क्षेत्र में मैंग्रोव की झाड़ियां उगती हैं और उस तरीके से कुछ पौधे जिनकी जड़ें बहुत मजबूती से जुड़ी रहती है पानी से, यहाँ पर पाए जाते हैं। तो जो स्पीड होती है तूफान की या लहरों की, उनको बहुत हद तक रोकने का काम भी ये करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा भारत में जब 2005 में सुनामी आई थी, तो जहां पर मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती थी जिन क्षेत्रों में, वहां पर तुलनात्मक रूप से कम नुकसान हुआ था। सातवां है ये जैविक तत्वों के उपयोग जीवन रक्षक दवाओं को बनाने और कॉस्मेटिक उद्योग में भी इनका प्रयोग यहाँ पे उगने वाली वनस्पतियों का किया जाता रहा। ठीक है, तो ये इनके महत्व हो गए। अगर हम अब बात करें, ये हमारी हो गई आर्द्र भूमि। अगर हम बात करें मैंग्रोव क्षेत्र के बारे में, क्योंकि स्वतंत्र क्वेश्चन यहां से भी आता है मैंग्रोव का। तो मैंग्रोव वन क्या होते हैं, मैंग्रोव क्षेत्र क्या होता है, सुंदरी या बोरॉन इनका नाम है, या कच्छ वनस्पतियां क्या होती हैं, इनके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो यहां से भी स्वतंत्र क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है।
चलिए आइए देखते हैं हम लोग मैंग्रोव क्षेत्र या कच्छ वनस्पतियां क्या होती है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में मुख्यतः समुद्र तटीय क्षेत्र एवं लवणयुक्त क्षेत्र में पाई जाने वाली, कहां पर, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में मुख्यतः समुद्र तट के क्षेत्र और लवण युक्त क्षेत्र, समुद्र तट का क्षेत्र तो जाहिर सी बात है कि नमक वाला पानी होगा, इसी में पाई जाने वाली विशिष्ट वनस्पतियां जिनकी जड़ें दलदली मृदा से वो जकड़े हुए रहती हैं और इनकी डालियां जो होती हैं वो परस्पर सघनता से एक दूसरे के साथ उलझी रहती है, जिसके कारण समुद्री लहरों, तूफानों, सुनामी के तटीय कटान को ये रोकती है। यह मृदा संरक्षण का कार्य करती है और सुनामी लहरों को कमजोर कर उसके प्रभाव को कम करती है। एक प्रकार का मैंग्रोव क्या है, पौधा है। इसे कच्छ वनस्पति के नाम से, सुंदरी के नाम से क्योंकि सुंदरबन डेल्टा में ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और बुरान के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर अलग नाम से आए तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सब है मैंग्रोव ही। इनका जो ऑल ओवर नाम दिया गया मैंग्रोव दिया गया है, लेकिन इनको कच्छ वनस्पतियां, सुंदरी और बुरान के नाम से भी जाना जाता है। भारत में ये वनस्पतियां मुख्यतः सुंदरवन डेल्टा, कच्छ के रण, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह पे व्यापक रूप से ये पाई जाती है, अगर भारत की बात। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आप लोग संडे को एक स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट करके 100% तक स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं अन अकेडमी के प्लस कोर्सेज। हर संडे को 10 बजे आयोजित होता है। अनलॉक करने के लिए आप मेरा कोड PS10 डाल सकते हैं, डाल के अनलॉक कर सकते हैं। RO मेंस के लिए प्रैक्टिस टेस्ट जो है आयोजित किया जाता है 25% स्कॉलरशिप के लिए, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे। इस सारथी नामक एक बैच जो है संचालित हो रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो इसका सबसे मेन पोर्शन है क्वेश्चन का, वो है मैंग्रोव क्षेत्र का महत्व। देखिए सीधे मैंग्रोव पूछेगा नहीं, डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं आराम से, इसके महत्व के बारे में ज्यादा पूछता है। एक एक करके इसके महत्व को देखते हैं। सबसे पहला महत्व है तटीय परिस्थितिकी का संरक्षण तथा स्थिरता के को बनाए रखना। जैसा मैंने बताया कि तटों पर क्या है, इनकी जड़ें जो होती है बहुत गहराई तक घुसी रहती हैं, वो कटान को रोकती हैं, साथ साथ इनकी झाड़ियां एक दूसरे से उलझी होती है, तो एक बाउंड्री की तरह काम करती हैं, ठीक है। दूसरा, जैव विविधता का क्षेत्र है जहां पारिस्थितिकी उत्पाद बहुत अधिक होते हैं। कहने का अर्थ है यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो है एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि ये आश्रय स्थल के रूप में भी कार्य करता है, तो एक जैव विविधता क्षेत्र भी होता है। तीसरा, इसके पत्ते समुद्र जीवों के लिए चारे का काम करते हैं, ठीक है। बहुत सारी जो क्या कहते हैं कि जो समुद्री जीव है वो इनके पत्तों को खा के ही जीवित रहते हैं। इसमें एक समुद्र की गाय के नाम से मशहूर है, वो भी मैंग्रोव के चरान पर ही जीवित रहती है, ठीक है। जिसके कारण इसमें संलग्न समुद्री भाग में समुद्री जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है। जाहिर सी बात है, जो हिस्सा इसका समुद्र के अंदर डूबा होगा लगभग या नजदीक में होगा, वहां पर अगर वो इसको खाने आ रहा है, जो समुद्री गाय बता रहा हूं, उसको खाने वाले लोग भी होंगे या उस पर आश्रित बहुत सारे जीव जंतु भी होंगे। आसपास के इस क्षेत्रों में मछलियां बहुत व्यापक मात्रा में पाई जाती हैं, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे होती है। अगर हम आर्थिक दृष्टि से बात करें तो इसका उपयोग जीवन रक्षक दवाओं को बनाने, वैक्सीन के निर्माण में और कॉस्मेटिक उद्योग में व्यापक रूप से किया जाता है, ठीक है। तो आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है ये। तो ये हो गया भैया मैंग्रोव। मैंग्रोव क्या होते हैं और साथ में इनके महत्व पर हम लोगों ने इस पर चर्चा कर ली। अब देखते हैं हम लोग प्रवाल। प्रवाल भित्ति के बारे में सुना होगा, तो भी स्वतंत्र क्वेश्चन आ सकता है, प्रवाल प्रवाल क्या होते हैं और उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो प्रवाल संरचना या प्रवाल भित्ति, ये भी उष्ण कटिबंधीय
समुद्री क्षेत्र में पाए जाते हैं और खास तौर से महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भाग में ये देखने को मिलते हैं। द्वीपों के किनारे या खुले सागर में समुद्री प्लेटफॉर्म के ऊपर कैल्शियम युक्त प्रवाल जीवों के क्रमशः मृत्यु होने और इनकी अस्थियों को एकत्रित होने के कारण विकसित संरचना को ही प्रवाल संरचना के नाम से जाना जाता है। ये होते क्या है, ये जो प्रवाल जीव हैं इनके अंदर कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है और ये धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होकर एक दूसरे की में चिपकते चले जाते हैं। इससे जो निर्मित संरचना है इसे ही प्रवाल भित्ति या प्रवाल संरचना के नाम से जाना जाता है। अमूमन ये महाद्वीपों के पूर्वी तट पर आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं और साथ साथ खुले वनों में भी कई जगह पर देखने को मिल जाते हैं। एक जगह इकट्ठा होकर टापू निवास संरचना का निर्माण ये कर देते हैं। ये जैव विविधता के प्राकृतिक आवास स्थल होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको खाने के लिए मछलियां आती हैं, ठीक है, और मछलियां खाने के लिए बड़ी मछली आएंगी तो क्या होगा, एक जैव विविधता का क्षेत्र भी निर्मित होगा। यह समुद्री जल विविधता के संपन्न और संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, मतलब विविधता सॉरी समुद्री जल विविधता होती है, जैव विविधता, जल विविधता भी कह सकते हैं, उसके संपन्न और संवेदनशील क्षेत्र होते हैं। संवेदनशील इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि मानवीय हस्तक्षेप और पर्यटन की वजह से ना इनका अत्यधिक विनाश हो रहा, साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी जो है इन पर काफी व्यापक और नकारात्मक असर पड़ रहा है। इन्हें समुद्री वर्षा वन, ध्यान रखिएगा, समुद्री वर्षा वन भी कहा जाता है। यहाँ परिस्थितिकीय उत्पादों का उत्पादकता अधिक होती है। देखिए वर्षा वन जैसे पृथ्वी पर पाए जाते हैं तो वहां भी आपको पता है कि सबसे अधिक अगर हम उत्पादकता की बात करते हैं, जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन कभी कई बार आ चुका है या पूछता है सबसे अधिक पृथ्वी पर जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो हम लोग वर्षा वन का नाम लेते हैं ना। तो अगर समुद्रों में सबसे अधिक जैव विविधता का पूछा जाएगा तो प्रवाल संपन्न क्षेत्रों में ही सबसे ज्यादा ये आपको जैव विविधता देखने को मिलती है। भारत में अंडमान निकोबार, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और कच्छ की खाड़ी में प्रवाल संरचना का विस्तार आपको देखने को आसानी से मिल जाएगा। भारत की बात, यह भी समुद्री परिस्थितिकी की स्थिरता प्रदान करते हैं। भाई समुद्री के परिस्थितिकी तंत्र को स्थिर रखने में इनकी भी व्यापक भूमिका होती है। प्रवाल विरंजन एक परिघटना है जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती है, ठीक है, के कारण प्रवाल जीवों की मृत्यु होती है। इस क्षेत्र में जैव विविधता कमी ला रही है। जैसे कि प्रवाल विरंजन परिघटना है जिसमें क्या होता है, ये जो प्रवाल है व्हाइट हो जाते हैं, मृत्यु उनकी हो रही है, उसके पीछे का जो कारण है सबसे बड़ा वो कारण है आपका क्या, ग्लोबल वार्मिंग को माना जाता है। तो प्रवाल विरंजन की वजह से ना इन जीवों की लगातार मृत्यु हो रही, और ये मृत्यु जो है इसके माध्यम से जो जिसे हम लोग कह रहे हैं सबसे तप्त स्थल है, हॉटस्पॉट है जैव विविधता का, वर्षावन माना जाता है, तो इनकी कमी अत्यधिक रूप में देखने को मिल रही है और ये पूरे जो समुद्री जैव विविधता है उसको प्रभावित कर रहा है। ठीक है, जैव विविधता का ह्रास, क्षरण या निम्नीकरण क्या होता है, उसके क्या कारण है, इसको भी देखेंगे। ठीक है, जैव विविधता के ह्रास का क्या कारण है या निम्नीकरण का क्या कारण है, क्वेश्चन अपने आप में बनता है। ह्रास है, ह्रास लिखा हुआ है, ह्रास होगा। जैव विविधता ह्रास एक ऐसी दशा है जिसमें जीव जंतु वनस्पतियों की प्राकृतिक उपलब्धता में क्या होती है, कमी आती है। मतलब कुल मिला के अपने नाम से ही क्लियर है, एक ऐसी दशा जिसमें जीव जंतु वनस्पति जो प्राकृतिक रूप से जहां पाए जाते हैं उनकी लगातार गिरावट होती है। ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है, जैव विविधता ह्रास, जिससे प्रजातिक आनुवंशिकता और पारिस्थितिकीय तंत्र जैव विविधता में कमी आती है। ठीक है, प्रजातिक आनुवंशिकता का मतलब होता है एक ही प्रजाति जब नष्ट होना शुरू होती है, अगर मान लीजिए किसी चीज का, जैसे कि हमने बताया ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट जो है वो प्रवाल पे आ रहा है, तो क्या होगा, धीरे 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 पूरी प्रजाति ही समाप्त हो जाएगी। तो प्रजाति आनुवंशिकता यहाँ समाप्त होती है और जब वो होगा असंतुलित तो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जो जैव विविधता है उस पर भी जाहिर सी बात है, क्योंकि उस पर आश्रित जीव भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। तो ये इसको कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता में असंतुलन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसके लिए प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारक जो है महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक कारण से भी जैव विविधता ह्रास हो रहा है और मानवीय कारक, लेकिन अगर हम तुलना करेंगे तो मानवीय कारक जो है अधिक प्रभावी है। ठीक है, जैव विविधता के ह्रास में। और मानवीय कारक के जो प्रमुख कारक हैं वो देख लेते हैं फटाफट हम लोग। सबसे पहला क्या है, ये जैविक आवासों का बिखराव हो रहा है, क्योंकि लगातार मनुष्य जो है जंगलों को काटता हुआ अपने आवास निर्माण कर रहा है और जो वहां के जानवर जीव हैं उनके आवासों को काटा जा रहा है। लगातार आप लोग इधर न्यूज में सुनते हो कि तेंदुआ शहर में घुस गया, यहाँ घुस गया, वहां घुस गया।
वो कहीं नहीं घुसा है, हम घुस गए उसके घर में। ठीक है, तो अब कहाँ जाएगा, टहलता रहता है फिर वो इधर उधर। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों ने देखा नील गाय वगैरह आती रहती है, तो नील गाय कुछ नहीं है, नील गाय जो है अब धीरे धीरे क्या कहते हैं एडप्ट हो गई है मानव मनुष्य के साथ रहने में के लिए। ठीक है, जैविक आवासों का विनाश, बिखराव हो रहा है, साथ साथ जैविक आवासों का विनाश भी हो रहा है। ठीक है, अन्य कारक हैं बाढ़, ये सब सूखा, सुनामी, चक्रवात, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग, कुछ ऐसे कारण हैं। ये भी है तो प्राकृतिक, लेकिन इनको होने के पीछे का जो कारण है वो भी क्या है, मानव जनित। देखिए कॉम्बो ऑफर चल रहा है, जो लोग अन अकेडमी कोर्स लेना चाहते हैं बहुत शानदार, 12 महीने कोर्स आपको 9,350 रुपए मिल रहा है, 6 महीने कोर्स आपको 7,650 रुपए मिल रहा है। एड ऑन कर सकते हैं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो जो री एग्जाम होने वाला है उसका आप 4,950 रुपए इसके संग ऐड करके और 4,050 रुपए में आपको 6 महीने का मिल जा रहा है। तो कॉम्बो ले सकते हैं आप, या सिंगल सिंगल भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको 10% डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड ES10 यूज करना है, आपको 10% डिस्काउंट इस पे मिल जाएगा। सेशन को लाइक और शेयर प्लीज सभी लोग जरूर कर दीजिए। ये देखिए एक ना अलग अलग कैटेगरी लॉन्च कर दी गई है। अगर आप पूरा यूपीपीएससी का नहीं लेना चाहते हैं और सिर्फ आप मान लीजिए लेखपाल के लिए या फिर इस इन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे लेखपाल वाले हैं, वीडियो की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, जो बच्चे कांस्टेबल का आपको पता नोटिफिकेशन आने वाला 26,000 सीटों पर, तो इनकी तैयारी करें तो उनके लिए आपको एक अलग ही कैटेगरी लॉन्च कर दी गई ताकि आपको ज्यादा फीस न देनी पड़े। फीस भी बहुत रखी गई, साथ में 30% डिस्काउंट भी मिल रहा है। जैसे वीडियो की फीस 6 महीने की 2,916 रुपए में मिल जा रहा है आपको, लेखपाल का 1,080 रुपए में, यूपी कांस्टेबल का 1,944 रुपए में। और इस 30% डिस्काउंट को लेने के लिए आपको मेरा रेफरल कोड यूज करना है FES10, आपको 30% डिस्काउंट हो जाएगा। ये लेकिन लिमिटेड पीरियड ऑफर, ध्यान रखिएगा, तो आप जल्दी से जल्द ले लें ताकि आपको ये ऑफर प्राप्त हो जाए। ये हो गए जैव विविधता ह्रास के कारण। अब देखते हैं हम लोग जैव विविधता संरक्षण कैसे किया जा रहा है, उनको बचाने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं। जैव विविधता संरक्षण प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जैविक संसाधनों की अनुकूलता को बनाए रखने में है। क्या है जैविक संसाधन, मतलब कि प्राकृतिक रूप से जो उपलब्ध जैविक संसाधन है उनको बचाए रखना ही क्या है, उनको उनका संरक्षण है। ठीक है, ताकि मानव की जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित हो सके। मतलब एक तरीके से सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए हमें जैव विविधता का संरक्षण जो है करना आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर जीव पृथ्वी पर एक दूसरे जीव पर डिपेंडेंट है। अगर एक जीव को नुकसान होगा, जाहिर सी बात है भविष्य में दूसरा जीव भी खतरे में आ सकता है। इसके लिए उन कारकों पर नियंत्रण की नीति अपनाई जाती है जो जैव विविधता ह्रास के लिए उत्तरदायी है। हमने देख लिया क्या क्या कारण उत्तरदायी है। साथ ही क्षतिपूर्ति और जैविक संवर्धन के भी इसके अंतर्गत प्रयास किए जाते हैं। अगर मान लीजिए वो संभव नहीं है उनको उनके ह्रास को रोकना, तो हम क्षतिपूर्ति का कार्य भी करते हैं जैव विविधता संरक्षण या जैव विविधता नीति के अंतर्गत। क्या क्या होते हैं, एक वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार विश्व में लगभग 4 करोड़ से अधिक प्रजातियों में प्रतिदिन का लगभग 100 प्रजातियों विलुप्त होती है। ये एक एनालिटिकल डाटा है, इसके पर आप अंदाजा लगाया कि जो 4 करोड़ हमारी से अधिक जो प्रजातियां हैं उसमें पर डे के हिसाब से 100 प्रजातियां विलुप्त हो रही है। IUCN रेड डाटा बुक में लगभग 4,000 से अधिक संकटाग्रस्त प्रजातियों की सूची, और यदि उनका संरक्षण नहीं किया गया तो ये शीघ्र ही विलुप्त भी हो सकती हैं। तो 4,000 ऐसे IUCN आपको पता है संस्था है जो रेड डाटा बुक जारी करता है, इसमें उन प्रजातियों का जिक्र होता है जो खासतौर से संकटाग्रस्त है या विलुप्त हो चुकी है अलग अलग श्रेणियों में। तो खास तौर से बताया गया कि 4,000 ऐसी जो संकटाग्रस्त प्रजातियां हैं पृथ्वी पर, अगर उनको सही से संरक्षण नहीं मिलता तो भविष्य में वो विलुप्त हो जाएंगे। इसी संदर्भ में जैव विविधता संरक्षण के लिए 2 तरह की नीतियों और विधियों को अपनाया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सीधे क्वेश्चन पूछता है जैव विविधता संरक्षण क्या होता है और उस उसके लिए उत्पन्न की जाने वाली विधियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, सीधा से क्वेश्चन आता है। तो पहला है स्वस्थानीय संरक्षण, जिसे इन सीटू संरक्षण के नाम से जानते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण यानी कि इन सीटू संरक्षण, इनमें जीव जंतु एवं वनस्पतियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में ही प्राकृतिक वातावरण में किया जाता है। मतलब इसका क्या हुआ कि जो जीव जंतु या वनस्पति जहां पर है वहां पर ही उनको सुरक्षित व्यवस्था उपलब्ध करा दी जाए। ठीक है, इस प्रकार के संरक्षण क्या कहा जाता है, इन सीटू या स्वस्थानीय संरक्षण। इसके लिए
प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित एवं संरक्षित रूप में निर्धारित कर मानवीय गतिविधियों को इसमें नियंत्रित कर लिया जाता है। इंसानों की जो गतिविधियां हैं, क्योंकि जो सबसे अधिक खतरा जैव विविधता को होता है वो मानवीय गतिविधियों की वजह से ही होता है। सबसे पहले मानवीय गतिविधियों को यहाँ पर सुनिश्चित किया जाता है, रोका जाता है, नियंत्रित किया जाता है इन सीटू वाले में। इसके उदाहरण अगर हम देखें तो जैव मंडल रिजर्व, राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य यही हैं। इनके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, इन सीटू संरक्षण को दे रहे हैं। जैव मंडल रिजर्व, राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्यों में जो जैव क्या कहते हैं मानवीय गतिविधियां हैं वो प्रतिबंधित होती हैं। कहीं पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित होती हैं, कहीं पर कुछ छूट मिली रहती है, कहीं सिर्फ स्थानीय लोगों को छूट मिली रहती है। तो इस तरीके की व्यवस्था हम इसके माध्यम से करते हैं। दूसरा तरीका है बाह्य स्थानीय संरक्षण यानी कि एक्स सीटू संरक्षण। इसके अंतर्गत जैविक प्रजातियों का संरक्षण है। जैविक प्रजातियों का संरक्षण प्राकृतिक आवासों से बाहर कृत्रिम वातावरण में वैज्ञानिक विधियों के द्वारा किया जाता है। मतलब वहां से ला के कहीं और पे उनको सुरक्षित तरीके से रखने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहती है, एक्स सीटू संरक्षण कहलाती है। इसमें ऐसे जीवों के संरक्षण पर विशेष बल दिया जाता है जिन्हें अलग से संरक्षित करना आवश्यक है। जहां पर अनिवार्य हो जाता है उनको अलग से संरक्षित करना, उन्हीं प्रजातियों के लिए ये वाली व्यवस्था जो है अपनाई जाती है। नहीं तो या तो वो विलुप्त हो सकती हैं या बहुत ही दयनीय स्थिति में रहती है। इसके अंतर्गत क्या क्या व्यवस्था अपनाई जाती है, जैविक उद्यान, बॉटनिकल गार्डन, जीन बैंक, डीएनए बैंक, ऊतक संवर्धक केंद्र और क्लोनिंग केंद्र, इनके माध्यम से क्या होता है, एक्स सीटू संरक्षण हम लोग प्रदान करते हैं जैव विविधता को। आगे पढ़ने से पहले बैच कोर्सेज के बारे में बता दें आपको, कौन कौन से बैच कोर्सेज संचालित हो रहे हैं। ये पीसीएस मेंस के लिए बैच संचालित हो रहा है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। सारथी नामक बैच 16 मार्च से चलाया जा रहा है, जिसमें यूपी पीसीएस जो 12 जून की परीक्षा है आपको का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके लिए एक डेडिकेटेड बैच संचालित किया जा रहा है। इसमें कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप जो है रेफरल कोड मेरा कोड PS10 यूज करके 10% डिस्काउंट करके अपनी प्रीलिम्स की तैयारी जो है बेहतर तरीके से कर सकते हैं टॉप एजुकेटर्स के माध्यम से। ये लक्ष्य नामक एक बैच जो है 2023 के लिए 9 मार्च से शुरू किया जा रहा है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 11 बजे मेरे सेशंस मिलते हैं पॉलिटी के, सुबह 11 बजे। सारथी नामक 25 फरवरी से एक और बैच चल रहा है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसी क्रम में जो लोग वीडियो का लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन, उनके लिए ऑफर है। 1 महीने का कोर्स मात्र 900 रुपए में, 3 महीने कोर्स 2250 रुपए में, 6 महीने कोर्स 4050 रुपए में। और इसको लेने के लिए आप मेरा रेफरल कोड PS10 यूज करके इस पर 10% डिस्काउंट, और सॉरी अभी वर्तमान 30% डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी जो पीसीएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वो भी आपको मिल रहे हैं। इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर के सब्जेक्ट आपको यहाँ मिलते हैं। जो लोग इंग्लिश करना चाहते हैं 8 मार्च से इंग्लिश का बैच भी उनके लिए संचालित किया जा रहा है। व्हाट इज वेरी हेल्पफुल वीडियो, गुड इवनिंग किया, स्वागत है। बिल्कुल हेल्पफुल है, अगर आप इसको सही से कर लेंगे तो सिर्फ प्रीलिम्स नहीं, मेंस में भी, अरे मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स में भी आपके लिए काफी लाभदायक वीडियो होता है। कुछ विविध तथ्य हैं, फटाफट देख लेते हैं। जैसे कि एक टिप्पणी करने के लिए अगर आ जाता है, मान लीजिए तो एक है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ठीक है। ये ऐसी आर्द्र भूमियां हैं या आर्द्र भूमि परिस्थितिकीय संकट उत्पन्न हो चुका है, ऐसी आर्द्र भूमियां हैं जहां पर परिस्थितिकीय संकट उत्पन्न हो चुका है और उसके संरक्षण के अत्यंत आवश्यक है। इनकी सूची को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। भारत में रामसर स्थल की 2 ऐसे स्थल हैं जिनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया। मतलब यहाँ पर परिस्थितिकीय संकट आ चुका है, इनको जो है संरक्षित करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसमें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भारत के जो 2 रामसर स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, मणिपुर का लोकटक झील और राजस्थान का केवलादेव, ठीक है। ये वैश्विक स्तर पर संरक्षण के लिए किया जाता है, तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। दूसरा हम लोगों ने भी चर्चा की जैव मंडल रिजर्व की इन सीटू में। जैव मंडल रिजर्व क्या होता है इसको देख लीजिए। जैव मंडल रिजर्व केंद्र सरकार के नियंत्रण में घोषित बहुउद्देशीय जैव विविधता संरक्षण है। इसका मुख्य उद्देश्य आनुवांशिक जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करना होता है। मतलब कि आनुवांशिक रूप से जो एक स्थान पर कई तरह के जो जानवर या जीव या पशु पक्षी या पौधे उपलब्ध हैं, उनको वहीं पर संरक्षित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम, पर्यावरणीय शिक्षा और जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जाता है। इसे कोर क्षेत्र में, जो इनका मिड का क्षेत्र, कोर क्षेत्र क्या होता है, जैसे पूरा जंगल है, ये जो बीच का क्षेत्र है कोर क्षेत्र, इसके कोर क्षेत्र में केवल
उच्च स्तरीय वैज्ञानिक अनुसंधान की ही अनुमति होती है, यानी कि आम आदमी के लिए ये रुका हुआ होता है, प्रतिबंधित होता है। ठीक है, जो कोर क्षेत्र, जो इसका बफर क्षेत्र है जो मैंने बताया, ये बफर क्षेत्र है बीच वाला, जिसका बफर क्षेत्र है वो विश्वविद्यालय स्तर के शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों की यहाँ पर अनुमति होती है, और इसके जनजातियों को बने रहने की अनुमति होती है। इस बफर क्षेत्र में जो जनजातियां निवास कर रही हैं उनको अलाउड होता है कि आप वहां पर रह सकते हैं। संक्रमण क्षेत्र में सामान्य आवागमन की अनुमति होती है और इसे भविष्य का क्षेत्र माना जाता है। भारत में 18 जैव मंडल रिजर्व इस तरीके के हैं, यानी कि जो ये वाला क्षेत्र है इसे संक्रमण का क्षेत्र बोला जाता है। यहाँ पर सामान्य गतिविधि जो कर रहे हैं उसे किया जा सकता है, लेकिन भविष्य में इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। ये केंद्र सरकार के अधीन घोषित पूर्णतः सुरक्षित या आरक्षित क्षेत्र है। यहाँ विभिन्न जीव जंतुओं को संरक्षित दिया जाता है। किसी विशेष जीव के नाम पर इसे घोषित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कोई राष्ट्रीय पार्क होता है तो वहां पर उसकी अगर अधिकता है उसके नाम पर ही नेशनल पार्क जो है घोषित होते हैं, या जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं, मैक्सिमम होते इसी नाम पर है। यह पूर्णतः सुरक्षित क्षेत्र है जहां किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती, किसी भी सेक्शन में, बफर में चाहे बाहर वाले क्षेत्र में। यह प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं, यहाँ आम आदिम जातियां जनजातियों के आवास की भी अनुमति नहीं है। वर्तमान में भारत में 113 राष्ट्रीय पार्क हो चुके। मतलब जो हमने बात की इस पर रिजर्व के जो भविष्य का क्षेत्र है, तो सरकार क्या करती है, जैव मंडल रिजर्व को ही आगे चल के ना नेशनल पार्क के रूप में घोषित कर देती है। वहां पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और लगाए जाते भी। ठीक है, तीसरा शब्द है अभ्यारण्य। ये क्या होता है, ये जो होते हैं अभ्यारण्य, ये राज्य सरकार के अधीन घोषित किए जाते हैं। वो दोनों थे केंद्र सरकार के अधीन, ये राज्य सरकार के अधीन घोषित किए जाते हैं। एक संरक्षित क्षेत्र है जहां राष्ट्रीय पार्क की तरह ही जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। नेशनल पार्क जैसा ही होता है, लेकिन अभ्यारण्य की खासियत क्या है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आ जाते हैं और किसी विरोधी जीवों के लिए जाना जाता है, विशेष जीवों के लिए भी ये भी जाना जाता है, लेकिन यह पूर्णतः प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं होता। यहाँ एक लचीली अवधारणा है जहां मानवीय गतिविधियों की सीमित अनुमति दी जाती है। ठीक है, इस क्षेत्र में तो अभ्यारण्य राज्य के अंतर्गत होते राष्ट्रीय पार्क जैसे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ हद तक जो है मानवीय गतिविधियां अलाउड होती है अभ्यारण्य। यहाँ पर जो है जनजातियों और आदिम बस्तियों को बने रहने की अनुमति होती है। इन्हें वन्य सह उत्पाद जैसे लकड़ी पौधा, उसके जो वन जिसे कहते हैं ना वन उत्पाद, उन्हें क्या कहते हैं इस्तेमाल करने की अनुमति होती है, जैसे फल फूल, कंदमूल, गोंद, जड़ी बूटियां इत्यादि। लेकिन प्रतिबंधित पशुओं का शिकार और वनों की कटाई की अनुमति नहीं होती है, चाहे आप उस क्षेत्र के आदिम जनजाति ही क्यों ना हो। ठीक है, वर्तमान में भारत में 515 अभ्यारण्य है। इन्हें आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय पार्क के रूप में भी घोषित किया जा सकता है। लगता है अगर किसी राज्य के पास, तो राज्य सरकारें प्रतिवेदन दे देती है केंद्र सरकार को, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी किसी अभ्यारण्य को नेशनल पार्क के रूप में घोषित कर देती है, और फिर वहां पे सारे राष्ट्रीय पार्क के नॉर्म्स जो है वो फॉलो होने शुरू हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, बच्चों बड़ा कंफ्यूजन होता है पर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी, लेखपाल, बी और ऑप्शन सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेना होता है। तो बताऊं, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको ये सारी की सारी चीजें मिल जाती है। अगर हम फीस की बात करें तो 24 महीने की फीस 13,600 रुपए है, 12 महीने की फीस 9,350 रुपए है, और 6 महीने की फीस 7,650 रुपए है। ठीक है, रेफरल कोड में आप मेरा कोड PS10 यूज करते हैं, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, और आपकी 24 महीने की जो फीस है 12,240 रुपए, 12 महीने की फीस आपकी 8,415 रुपए, और 6 महीने की फीस आपकी 6,885 रुपए। मंथली पेमेंट पे भी आप उपलब्ध कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके पास कार्ड वगैरह है तो। कोड याद रखिएगा PS10। ये कुछ जैसे वीडियो लेखपाल और कांस्टेबल वाले जो 6 महीने और 12 महीने वाले कोर्स हैं, बहुत ही कम फीस रखिए, इसमें 30% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इसके लिए आप मेरा रेफरल कोड PS10 यूज करके 30% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन बिहार और यूपी कंबाइंड तैयारी आप कर सकते हैं इसके माध्यम से, 6 महीने और 12 महीने के कोर्स लेकर। बक्स बाउंटी कार्यक्रम, किसी वीडियो पर कोई शिकायत, इसकी शिकायत अनअकैडमी को आप कर सकते हैं। तो आज का लास्ट टॉपिक भी देख लेते हैं फटाफट हम लोग। तो पूरा इकोलॉजी एनवायरनमेंट को मैंने एक सिंगल सेशन में उपलब्ध करा दिया आप लोग के लिए, जो कि हम लोग का परंपरागत है मेंस के हिसाब से। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेंस में ही आता है, प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो जो परंपरागत पेपर 3 का टॉपिक है वो पूरा एक ही सिंगल सेशन में उपलब्ध है।
3 चरण हैं जैव विविधता के संरक्षण के वैश्विक प्रयास में। सबसे पहला है जैव विविधता संधि, आप सब है ये करके किया गया है। दूसरा है कार्टिजोना प्रोटोकॉल, ये क्या है, जीवित संवर्धित जीव के सुरक्षित हस्तांतरण के संबंध में। जो जीवित संवर्धित जीव हैं उनपे एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो विथ लाइसेंस, विथ प्रोटोकॉल और अनुमति के हिसाब से ले जा सकते हो। आप अवैध जो क्या कहते हैं कि शिकार होता है या अवैध जो खरीद फरोख्त होती है जानवरों की और पौधों की, पेड़ पौधों की, उस पर रोक लगाने के लिए ये किया गया है। तीसरा है नगोया प्रोटोकॉल, ये जैव संसाधनों विविधता से उत्पन्न लाभ के वितरण के समानता पर आधारित है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि किसी क्षेत्र विशेष में पाई जा रही है वो चीजें और उसको किसी दूसरे क्षेत्र विशेष में उसको क्या कहते हैं कि उसको बेचा जा रहा है या उससे कोई लाभ लिया जा रहा है, तो वो जो है इस समानता को निर्धारित करने के लिए नगोया प्रोटोकॉल को लाया गया था। ठीक है, तो पहला हो गया जैव विविधता संधि एप्सम में, दूसरा कार्टिजेना प्रोटोकॉल अवैध रूप से जो क्या कहते हैं शिकार और उनका खरीद प्रवृत्ति उसको रोकने के लिए, और नगोया प्रोटोकॉल जो वैध रूप से जो खरीद प्रवृत्ति उस पर समानता का अधिकार बना रहे, इस पर चर्चा करने के लिए इस 3 तरीके के वैश्विक प्रयास जो है किए गए हैं। जैव विविधता संरक्षण संबंधी वैश्विक प्रयास जो है 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जैव विविधता संधि के रूप में प्रारंभ हुआ था। इसके आधार पर जैव विविधता अभिसमय निर्धारित की गई। इसका सम्मेलन समय समय पर होता है। यह जैव विविधता संरक्षण के लिए वैश्विक सहभागिता पर आधारित एक मंच प्रदान करता है। यह एक शीर्ष संधि के रूप में संधिकर्ता देशों पर लागू रहता है। 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में वन्य और वन्य जीव संरक्षण संधि भी की गई थी। ठीक है, विश्व के विभिन्न देशों को निर्देश दिया गया कि वो अपने क्षेत्र का 1/3 भाग पर क्या करेंगे, वन लगाने का कार्य करेंगे। ये वैश्विक मानक है कि अपने कुल क्षेत्रफल के 1/3 पर आप क्या करेंगे, वन को स्थापित करेंगे। और ये कब से लागू है, मतलब किस समय से आया है, 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन से। भारत में 1992 की वन नीति में यह लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया था और अभी हम जो है इस लक्ष्य से थोड़ा पीछे हैं, क्योंकि अभी हमारे जो है हमारा लगभग 25% के आसपास क्षेत्रफल क्या है, वन आच्छादित है। तो अभी हम लोग 7-8% की और हमें उपलब्धि प्राप्त करनी है। सन 2000 में तकनीकी उपयोग से जीवित संवर्धित जीव को सुरक्षित हस्तांतरण के लिए कार्टेजिना प्रोटोकॉल किया गया। जो मैंने बताया आपको, सुरक्षित हस्तांतरण हो, इसका मतलब अवैध जो हस्तांतरण होता है या अवैध खरीद उसको रोकने के लिए किया गया था। इसमें तय किया गया कि जीवित संवर्धित जीव जो हों के उपयोग में परिस्थिति के संकट या अन्य जीवों पर संकट नहीं उत्पन्न होना चाहिए। यानी कहते हैं दो काम किए कार्टेजिना प्रोटोकॉल के तहत। एक तो जो जीवों का एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरण हो रहा है या फिर जो भी हो रहा है उसको रोकना इसका काम था। दूसरा था कि अगर कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई जीव है, जीवित जीव है, उस पर क्या कहते हैं कि नजर रखने का काम भी ये कार्टेजिना प्रोटोकॉल करता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे में संभावना होती है जैसे कोरोना वायरस, ठीक है, या इस तरीके की वायरस या इस तरीके की बीमारियां फैलने की आशंकाएं होती हैं, दूसरे जीवों पर संकट बन सकता है। जी 2010 में नागोया प्रोटोकॉल किया गया, इसका उद्देश्य था जैव संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का समान व न्यायोचित वितरण पर बल, ठीक, समान एवं न्यायोचित वितरण पर बल दिया। जैव विविधता के तकनीकी उपयोग में उन समूहों एवं समुदायों को भी आर्थिक लाभ देने की बात कही गई जिन्होंने पारंपरिक रूप से इससे संबंधित जैव संसाधनों का उपयोग करते आए हैं। मतलब आप मान लो किसी जनजातीय क्षेत्र में गए, ठीक, और वहां पे आपको कुछ ऐसी चीज मिल गई जो वैश्विक स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है, तो अब वो तो बेचारे जो थे वहां से आप उसको कच्चा माल के रूप में उसे खोदते खोदते ले आ रहे हो, तोड़ के पत्ता है मान लीजिए कोई, या कोई छाल वाल है। जैसे आप लोगों को पता है कि मलेरिया के लिए दवा जो बनती है कुनैन की छाल से बनती है, जो मच्छर भगाने के लिए आता है वो भी वही उत्पाद है। तो आपको पता लग गया, अब आप पूरा काट ले पाए, और वो जहाँ पर वो पाया जाता है बेसिकली वहां के जो स्थानीय जनजाति है वो आज भी भूखी मर रही। नहीं, इसको रोकने के लिए, इसे समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए नागोया प्रोटोकॉल लाया गया था। ठीक है, इस संदर्भ में जापान में आईची में 20 लक्ष्य घोषित किए गए थे, जिसे हम आईची टारगेट या आईची लक्ष्य कहते हैं। ठीक है, तो नगोया भी कहा है, जापान में है, वहीं पर आईची लक्ष्य जो है घोषित किए गए थे इसी संदर्भ में कि इसको प्राप्त करने के लिए। आप लोग प्रोफाइल फॉलो करके कम्युनिटी पर मुझसे जुड़ सकते हैं, जिससे मैं लगातार अपडेट करता हूं।
कोई भी नया नोटिफिकेशन हो, सीटों के संबंध में सूचना हो, यूपीपीसी से रिलेटेड, यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड कोई भी सूचना अगर होती है नोटिफिकेशन एग्जाम से, तो यहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ, और जो आपको पहले से पहले पता चल जाता है। तो आप लोग प्रोफाइल फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में प्रोफाइल दी हुई है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 9 बजे डेली करंट अफेयर का सेशन लेते हैं, 1-2 दिन से भी नहीं हो पा रहा, लेकिन डेली फ्री क्लासेस करंट अफेयर की आपको मिलती है अकेडमी ऐप पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल का लिंक है, उसके माध्यम से प्रोफाइल फॉलो करके आप क्लासेस करंट अफेयर की भी प्राप्त कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो जरूर कर लीजिएगा। अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में जुड़ने के लिए 10% डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए रेफरल कोड, मेरा कोड PS10 यूज करके आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।